बड़े से मॉल में अपनी सहेली शोभा के साथ चहलकदमी करते हुए साड़ी कॉर्नर की ओर बढ़ रही थी। सुहाना शोकेस में काले रंग की एक साड़ी ने उसका ध्यान आकर्षित किया, पर सेल्स गर्ल की ओर पलटते ही वह कुछ यूं चौंकी मानो सांप पर पांव पड़ गया हो। अरे मनीषा, तुम यहाँ? उसके मुंह से अनायास ही निकला था। जी हाँ, मैं यहाँ। कहिए, किस तरह की साड़ी आपको दिखाऊं या फिर ड्रेस मटेरियल? सेल्स गर्ल ने मीठे स्वर में पूछा था। नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं तो यूं ही देख रही थी। सुहाना के मुख से इतना भी किसी प्रकार का निकला था। मनीषा कुछ बोलती उससे पहले ही सुहाना बोल पड़ी। मनीषा, क्या मैं तुमसे कुछ देर के लिए बातें कर सकती हूँ? क्षमा कीजिए मैम, हमें काम के समय व्यक्तिगत कारणों से अपना स्थान छोड़ने की अनुमति नहीं है। आशा है आप इसे अन्यथा नहीं लेंगी। मनीषा ने धीमे स्वर में उत्तर दिया था और अपने कार्य में व्यस्त हो गई थी। क्या हुआ? इस तरह प्रस्तर मूर्ति बनी क्यों खड़ी हो? चलो जल्दी से भोजन करके चलते हैं, लंच टाइम समाप्त होने वाला है। शोभा ने उसे झकझोर ही दिया था और मॉल की 5वीं मंजिल पर स्थित रेस्तरां की ओर खींच ले गई थी। क्या लोगी? मैं तो अपने लिए कुछ चाइनीज मंगवा रही हूँ। शोभा ने मीनू पर सरसरी निगाह दौड़ाई थी। मेरे लिए एक प्याली कॉफ़ी मंगवा लो, और कुछ खाने का मन नहीं है। सुहाना रूधे गले से बोली थी। क्या बात है? कैंटीन में खाने का तुम्हारा मन नहीं था, इसीलिए तो हम यहाँ तक आए। फिर अचानक तुम्हें क्या हो गया? शोभा अनमने स्वर में बोली थी। साड़ी कॉर्नर के काउंटर पर खड़ी सेल्स गर्ल को ध्यान से देखा तुमने? नहीं, मैंने तो उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं दुपट्टा खरीदने लगी थी। पर तुमने तो उससे बात भी की थी और उसे ध्यान से देखा भी था। ठीक कह रही हो तुम। मेरे मर मस्तिष्क पर इतनी देर से वही छाई हुई है। पता है कौन है वह? नहीं तो? वह मेरी ननद मनीषा है। शोभा, क्या कह रही हो? वह यहाँ क्या कर रही है? साड़ियों के काउंटर पर साड़ियाँ बेच रही है। पर क्यों? यही तो जानना चाहती थी मैं। पर उसने तो बात तक नहीं की। बात नहीं की तो तुमने उसे गोली मारो। क्यों? अपनी जान हलकान कर रही हो? वैसे भी तुम तो उस घर को 3 वर्ष पहले ही छोड़ चुकी हो। जब सनोज ही नहीं रहा तो तुम्हारा संपर्क सूत्र तो यूं ही टूट चुका है। शोभा ने समझाया था। संपर्क सूत्र तोड़ना क्या इतना सरल होता है? शोभा, उस समय सनोज का संबल छूट जाने पर मैं कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं थी। माता पिता भाई भाभी ने विश्वास दिलाया कि वे मेरे सच्चे हितैषी हैं, और मैं अपनी ससुराल छोड़कर उनके साथ चली आई थी। उन्हें यह डर सता रहा था कि सनोज के बीमे या मुआवजे आदि के रूप में जो 20 लाख रुपए मिले थे, उन्हें कहीं मेरे ससुराल वाले ने ना हथिया ले। उनका डर निर्मूल भी तो नहीं था सुहाना। पता नहीं शोभा, पर मेरे और सनोज के विवाह मात्र 3 वर्ष हुए थे। परिवार का बड़ा कमाऊ पुत्र हादसे का शिकार हुआ था। उन पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। मैं स्वयं भी विक्षिप्त सी अपनी 2 वर्ष की बेटी को सीने से चिपकाए वास्तविकता को स्वीकार करने का प्रयत्न कर रही थी। ऐसे में मेरे परिवार ने क्या किया जानती हो? क्या? मेरे दहेज की एक एक वस्तु वापस मांग ली थी उन्होंने। मेरी सास ने विवाह में उन्हें दी गई छोटी मोटी भेंट भी लौटा दी थी। सिसकते हुए कहने लगी, मेरा बेटा ही चला गया तो इन व्यर्थ की वस्तुओं को रख कर क्या करूंगी? पर जब मैं अपनी बेटी रवीना को उठाकर चलने लगी तो वे तथा परिवार के अन्य सदस्य फपक उठे थे। मत जाओ सुहाना, और तुम जाना ही चाहती हो तो रवीना को यहीं छोड़ जाओ। सनोज की एकमात्र निशानी है वह। हम पाल लेंगे उसे। वैसे भी वह तुम्हारे भविष्य में बांधक बनेगी। तो तुमने क्या उत्तर दिया था सुहाना? मैं कुछ कह पाती उससे पहले ही बड़ी भाभी ने झपट कर रवीना को मेरी गोद से छीन लिया था और टैक्सी में जा बैठी थी। मैं निःशब्द चित्रलिखित सी उनके पीछे खींची चली गई थी। जो हुआ उसे दुखद सपना समझकर भूल जाओ सुहाना। उन दुख भरी यादों को याद करोगी तो जीना दुभर हो जाएगा। शोभा ने सांत्वना दी थी। जीना तो वैसे ही दुभर हो गया है। तब मैं कहाँ जानती थी कि धन के लालच में ही मेरा परिवार मुझे ले आया था। छोटे भाई सुरेश ने कार खरीदी तो मुझसे 2 लाख रुपए उधार लिए। वादा किया था कि वर्ष भर में सारी रकम लौटा देंगे, पर लाख मांगने पर भी एक पैसा नहीं लौटाया। अब तो मांगने का साहस भी नहीं होता है। सुरेश उस प्रसंग के आते ही आग बबूला हो उठता है। चल छोड़, यह सब पचड़े और थोड़ा सा चाउमीन खा ले, भूख लगी होगी। शोभा ने धीरज बंधाया था। मैं लाख भूलने की कोशिश करूं पर मेरे घर के लोग भूलने कहाँ देते हैं। अब बड़े भैया को फ्लैट खरीदना है। प्रारंभिक भुगतान के लिए 10 लाख मांग रहे हैं।
मैंने कहा कि सारी रकम रवीना के लिए अस्थाई जमा योजना में डाल दी है, तो कहने लगे खैरात नहीं मांग रहे हैं, बैंक से ज़्यादा ब्याज ले लेना। ऐसी भूल मत करना, तुम्हें अपने लिए भी तो कुछ चाहिए या नहीं? मुझे नहीं लगता उनकी नीयत ठीक है, शोभा ने सलाह दी थी। मुझे तो पूरा विश्वास है कि मेरे प्रति उनका प्रेम केवल दिखावा है। रवीना बेचारी तो बिल्कुल दब कर रह गई है, हर बात पर उसे डांटते डपटते हैं। मैं बीच में कुछ बोलती हूँ तो कहते हैं कि तुम रवीना को बिगाड़ रही हो। तुम्हारे माता पिता कुछ नहीं कहते? नहीं, वे तो अपने बेटों का ही पक्ष लेते हैं। जब से मैंने बड़े भैया को फ्लैट के लिए 10 लाख देने से मना किया है, माँ मुझसे बात तक नहीं करती। सुहाना के नेत्र डबडबा गए थे। क्यों? अपने को दुखी करती है सुहाना? अलग फ्लैट क्यों नहीं ले लेती? मैंने तो पहले ही तुझे समझाया था। क्या नहीं है तेरे पास? सौंदर्य, उच्च शिक्षा, मोटा बैंक बैलेंस, दूसरे विवाह के संबंध में क्यों नहीं सोचती तू? मेरे जीवन में सनोज का स्थान कोई और नहीं ले सकता, और मैं रवीना के लिए सौतेला पिता लाने की बात सोच भी नहीं सकती। इसीलिए तुमने रविंद्र जैसे योग्य युवक को ठुकरा दिया। शोभा ने अपना चाउमीन समाप्त करते हुए कहा था। नहीं, मैं खुद दूसरा विवाह नहीं करना चाहती। यूँ भी उसे मुझसे या रवीना से नहीं, मेरे पैसे और नौकरी में अधिक रुचि थी। चलो ठीक है, तुम सही और सब गलत, बहस में तुमसे कोई जीत ही नहीं जा सकता। शोभा ने पटाक्षेप करते हुए बिल चुकाया और दोनों सहेलियों मॉल से बाहर आ गईं। कार्यालय में व्यस्तता के बीच भी मनीषा का भोला भाला चेहरा सुहाना की आंखों के सामने तैरता रहा था। 5 बजते ही सुहाना अपना स्कूटर उठाकर मॉल के सामने आ खड़ी हुई। उसे अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। कुछ ही देर में मनीषा आती नजर आई थी। अरे भाभी, आप अभी तक यहीं हैं? आप तो मुझे देखकर बिना कुछ खरीदे ही लौट गई थी। मनीषा ने उसे देखकर नमस्कार की मुद्रा में हाथ जोड़ दिए थे। मैं तब से यही नहीं हूँ। मैं और मेरी सहेली शोभा यहाँ लंच के लिए आए थे। मैं कार्यालय से यहाँ फिर से केवल तुम्हारे लिए आई हूँ। चलो बैठो, कहीं बैठकर बातें करेंगे। सुहाना ने अपने स्कूटर की पिछली सीट की ओर इशारा किया था। नहीं भाभी, मेरी बस छूट जाएगी। देर हो जाने पर माँ बहुत चिंता करने लगती हैं। मनीषा संकुचित स्वर में बोली थी। बैठो मनीषा, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगी। सुहाना का अधिकारपूर्ण स्वर सुनकर मनीषा ना नहीं कह सकी थी। अब बताओ, तुम्हें मॉल से में सेल्स गर्ल की नौकरी करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? रेस्तरां में आमने सामने बैठते ही पूछा था सुहाना ने। समय हमेशा एक सा तो नहीं रहता ना भाभी। सनोज भैया का सदमा पापा सह नहीं सके, पक्षाघात का शिकार हो गए। जो कुछ भविष्य निधि मिली उनके इलाज और ममता दीदी के विवाह में खर्च हो गई। पेंशन से फ्लैट की किस्त दे या घर का खर्चा चलाएं। उस पर मोहित भैया की डॉक्टरी की पढ़ाई। मोहित भैया पढ़ाई छोड़कर नौकरी करने जा रहे थे। मैंने ही कहा कि मैं तो प्राइवेट पढ़ाई भी कर सकती हूँ। मोहित भैया ने पढ़ाई पूरी कर ली तो पूरे परिवार का सहारा बन जाएंगे, इसीलिए नौकरी कर ली। 7,000 भी बड़ी रकम लगती है आजकल। पूरी कहानी बताते हुए रो पड़ी थी मनीषा। इतना सब हो गया और तुम लोगों ने मुझे सूचित तक नहीं किया? एकदम से पराया कर दिया अपनी भाभी को। सुहाना के नेत्र डबडबा आए थे। पराया तो आपने कर दिया भाभी। भैया क्या गए, आप भी हमें भूल गईं? और जैसे ही आप घर छोड़कर गईं, माँ तो बिल्कुल बूझ सी गई है। सदा एक ही बात कहती हैं, मैंने सुहाना को अपनी बहू नहीं बेटी समझा था, पर उसने तो सनोज के बाद पलट कर भी नहीं देखा। रवीना को देखने को तड़पती रहती हैं। उसके जन्मदिन पर बधाई देना चाहती थी, पर पापा ने मना कर दिया। कहने लगे आप सोचेंगे कि पैसे के चक्कर में बच्ची को बहका रहे हैं ससुराल वाले। मनीषा किसी प्रकार अपने आंसू रोकने का प्रयत्न करने लगी थी। सुहाना ने खाने के लिए जो हल्का फुल्का मंगाया था वैसे ही पड़ा रहा। चाय भी ठंडी हो गई, पर दोनों में से किसी ने छुआ तक नहीं। मुझे घर छोड़ दो भाभी। माँ सदा यही सोचती रहती हैं कि कहीं कुछ अशुभ ना घट गया हो। मनीषा उठ खड़ी हुई थी। सुहाना मनीषा को बाहर से ही छोड़कर चली आई थी। घर के अंदर जाकर किसी का सामना करने का साहस उसमें नहीं था। वैसे भी कहीं एकांत में बैठकर फूट फूट कर रोने का मन हो रहा था उसका। अनजाने में ही कैसा अन्याय हो गया था उससे। सनोज की पत्नी होने के नाते ही उसे मुआवजा मिला था, उसी के स्थान पर नौकरी मिली थी, और वह सारे बंधन तोड़कर मुंह फेर कर चली आई थी। लो आ गई महारानी। सुहाना को देखते ही माँ ने ताना कसा था। क्यों, क्या हुआ? आप इतने क्रोध में क्यों हैं? सुहाना ने पूछ ही लिया था। पूछ रही हो तो सुन भी लो। तुम दिन भर गुलछल्ले उड़ाओ और हम तुम्हारी बिटिया को संभालें, यह हमसे नहीं होगा।
आपको लगता है कि मैं गुलछड्डे उड़ाकर आ रही हूँ? रवीना आपसे नहीं संभलती, यह तो आपने कभी कहा नहीं। आप कहें तो स्कूल के बाद केरच में डाल दूंगी। सुहाना सीधे सपाट स्वर में बोली थी। तो डाल दो ना, मना किसने किया है? अब अम्मा की सेवा करने की नहीं, करवाने की उम्र है। बड़े भैया चाय पीते हुए बोले थे और बड़ी भाभी हंस दी थी। मुझे भी एक प्यारी चाय दे दो, बहुत थक गई हूँ। सुहाना ने बात का रुख तो मोड़ना चाहा था। बना लो ना सुहाना रानी, आज मैं भी बहुत थक गई हूँ। वैसे तुम थी कहाँ अब तक? ऑफिस तो 5 बजे बंद होता है और अब तो 7 बजने वाले हैं। मनीषा मिल गई थी, उससे बातें करने में देर हो गई। मनीषा कौन? बड़ी भाभी पूछ बैठी थी। अरे वही मन्नो, इसकी छोटी ननद। वह क्या लेने आई थी तुझसे? माँ बिफर उठी थी। कुछ लेने नहीं आई थी, मैंने ही उसे मॉल में देखा था। बेचारी आरोहण की साड़ी कॉर्नर में सेल्स गर्ल का काम करती है। माँ आप नहीं जानती, वहाँ तो अलग ही खिचड़ी पक रही है। हमने फ्लैट के लिए केवल 10 लाख मांगे तो मना कर दिया। वहाँ जाने का कितने लुटा कर आई है। अब बड़े भैया भी क्रोध में आ गए थे। ठीक है, मेरा पैसा है, जैसे और जहाँ चाहूँगी खर्च करूँगी। सुहाना ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया था। फिर यहाँ क्यों पड़ी हो? वहीं जाकर रहो जहाँ पैसा लुटा रही हो। भैया, सुहाना इतने जोर से चीखी थी कि घर में हलचल सी मच गई थी। चीखो चिल्लाओ मत, माना कि तुम बहुत धनी हो, पर घर में रहना है तो नियम कायदे से रहना होगा, नहीं तो जहाँ सिंह समाये वहाँ जाने को स्वतंत्र हो तुम। बड़े भैया अपना निर्णय सुनाकर भीतर अपने कमरे में चले गए। सुहाना मत पत्थर की मूर्ति बनी वहीं बैठी रही थी। तभी अंदर से रवीना के रोने की आवाज़ आई। रवीना कहाँ है? सुहाना के मुख से अनायास ही निकला था। अंदर सो रही है, थोड़ी चोट लग गई है, बड़ी जिद्दी हो गई है। बार बार सीढ़ियाँ चढ़ उतर रही थी कि फिसल गई। सिर और चेहरे पर चोट आई है। माँ ने अपेक्षाकृत सौम्य स्वर में कहा था। सुहाना लपक कर कमरे में गई और रवीना को गोद में उठा लिया। रवीना उसके कंधे से लद कर देर तक सिसकती रही थी। सुहाना चुपचाप अपने आंसू पीती रही थी। कुछ ही देर में माथे पर किसी स्पर्श का अनुभव कर वह पलटी थी। माँ बड़े प्यार से उसके माथे और कनपटी पर मालिश कर रही थी। भैया की बात का बुरा मान गई क्या बेटी? नहीं माँ, तकदीर ने जो खेल मेरे साथ खेला है उसमें भला बुरा मानने को बचा ही नहीं क्या है। माँ हूँ तेरी, इतना भी नहीं समझूंगी क्या? इसीलिए तो तुझे यहाँ ले आई थी। आंखों के सामने रहेगी तो संतोष रहेगा कि सब कुछ ठीक ठाक है। ससुराल वाले तुझे बरगलाने का प्रयत्न करेंगे, पर तू विचलित मत होना। थक हार कर सब चुपचाप हो जाएगा। पर माँ, वहाँ से इस तरह आना कुछ ठीक नहीं हुआ। आपको पता है क्या, सनोज के पिता को पक्षाघात हुआ है। परिवार मुसीबत में है, उन्हें मेरी आवश्यकता है। कुत्ते की दुम को चाहे कितने दिनों तक दबा कर रखो, निकालने पर टेढ़ी ही रहेगी। तूने वहाँ जाने की ठान ली है तो जा, पर थोड़े ही दिनों बाद रोती गिड़गिड़ाती हुई मत आना। माँ पुनः क्रोधित हो उठी थी। सुहाना ने रवीना की देखभाल के लिए छुट्टी ले ली थी, पर घर में अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी, मानो सुहाना से कोई अपराध हो गया हो। 1 सप्ताह बाद सुहाना प्रतिदिन की भांति तैयार होकर आई थी। उसकी सहेली शोभा भी आ गई थी। आज रवीना भी स्कूल जा रही है क्या? माँ ने पूछा था। नहीं माँ, आज हम दोनों सनोज के घर जा रहे हैं, अपने घर। माँ, हो सके तो मुझे क्षमा कर देना, उन लोगों को इस समय मेरी आवश्यकता है। सुहाना ने घर में सभी के गले मिलकर विदा ली थी और बाहर खड़ी टैक्सी में जा बैठी थी। सुहाना की माँ जहाँ खड़ी थी वहीं सिर पकड़कर बैठ गई थी। देखो माँ, तुम्हारी सोनी की चिड़िया तो फुर्र हो गई, क्यों दुखी होती हो? पराया धन ही तो था, पराए घर चला गया। व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोलकर भैया ने ठहाका लगाया था, जिसकी कसैली प्रतिध्वनि देर तक दीवारों से टकरा कर गूंजती रही थी। धन्यवाद आप सबका।